नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि हम आपके सामने ऐसी खबरें लिए हाजिर हुए हैं जिसमें सबसे सरफहरिस्त जो खबर है वो है इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग जारी है उससे मुताल्लिक़। इसके अलावा आप देखेंगे कि ट्रंप किस तरह की बातें कर रहे हैं और ख़ुद हमारे मुल्क में डॉक्टरों की क्या हालत है और आबादी के लिहाज से कितने डॉक्टर्स होने चाहिए। साथ ही आपको ये बता दें कि GHMC यानी मजलिस बल्दिया आज़मतर हैदराबाद के कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है और कहा है कि जो इमारतें गैर कानूनी तौर पर और रहनुमायाना खतूत और कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर की गई हैं उन्हें जब्त कर लिया जाएगा, उन्हें GHMC अपने कब्जे में ले लेगी। तो इस तरह की खबरें हमारे पास है। लेकिन जो पहली खबर है हम आपको लिए चलते हैं मशरिक़ वस्ता में आपने देखा कि किस तरह इसराइल ने ईरान पर हमला किया। और शर्म की बात यह है कि G7 जो लीडर्स है या जो सरबरा कॉन्फ्रेंस है उसमें वाज़ेह तौर पर इन 7 ममालिक ने कहा कि इसराइल को हक़ दिफा हासिल है। यानी इसराइल आप देखेंगे कि दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है गज़ा में। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। इसराइल गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है, उनकी नस्ली तत्हीर कर रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज की तारीख तक इसराइल ने कम अज़ कम 60,000 फ़लस्तीनियों का कत्ल कर दिया है, उनकी नस्लकुशी की है, उनकी नस्ली तत्हीर की है और 1,28,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर दिया है। इनमें ज़्यादातर मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। गज़ा को उसने कब्रिस्तान बना दिया है और आज भी हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों की लाशें, फ़लस्तीनी शोहदा दबे हुए हैं गज़ा की इमारतों के मलबे में। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस कदर दहशतगर्दी के बावजूद G7 ममालिक का ये कहना कि इसराइल को अपना हक़ दिफा के तहत यानी इसराइल पर ईरान पर हमला करना पड़ा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर इसराइल की तायद व हिमायत की जा रही है, जो कि इसराइल दरअसल देखा जाए तो अरबों के सीने में यूरोप या मगरिब का घोंपा हुआ खंजर है और ऐसा खंजर जो दहशतगर्दी की तरफ लोगों को ले जाता है। तो बहरहाल इसराइल एक तरफ जहाँ ईरान पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी कब खामोश रहने वाला है, वो भी ताबड़तोड़ हमले करते जा रहा है। और ताबड़तोड़ हमलों में आपको बता दें कि अब तक जो इसराइली मारे गए हैं उनकी तादाद 24 बताई जाती है और जो ज़ख्मी हुए हैं यहूदी वो उनकी तादाद 600 बताई जा रही है। जबकि इसराइली हमलों में आप देखेंगे कि ईरान के तकरीबन 220 जो है शहरी शहीद हुए हैं, जिसमें फ़ौजी क़यादत भी शामिल है। और इसके अलावा जो 220 शहीद हुए हैं उनमें ये बताया जाता है कि 70 बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। अब अमेरिका और इसराइल ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का सफाया कर दिया जाए, उन्हें भी शहीद कर दिया जाए। और ऐसे में नेतन्याहू ने इशारा भी दे दिया है कि अब इसराइल और अमेरिका निशाना बनाएंगे तो अली ख़ामेनी को यानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को बनाएंगे। अब ईरान क्या करता है, क्योंकि ईरान के बारे में आपको बता दूं कि पहले भी ईरान को खबरदार किया गया था कि इसराइल हमला करने वाला है। उसके बावजूद जिस तरह इसराइल ने ईरान में तबाही मचाई, ये और बात है कि बाद में यानी 2 दिन तक तो ईरान परेशान रहा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइल के उसने छिक्के छुड़ा दिए और इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए वहाँ पर हैबत तारी कर दी है। न सिर्फ फिलवक्त ईरान को लेकर इसराइल पर हैबत तारी है, बल्कि अमेरिका भी परेशान दिखाई देता है। और अमेरिकी सदर का एक बयान मंजर आम पर आया है जो उन्होंने कनाडा से वापसी के दौरान तैयारे में CNBC के नुमाइंदे से बात करते हुए दिया है। और वो उनका कहना है कि हम ईरान से बातचीत के लिए अपने कासिद जो हैं, अमरीकी कासिद जो हैं स्टीव विटकॉफ, उन्हें भेजेंगे या फिर अमरीकी नायब सदर को तेहरान रवाना करेंगे ताकि वो ईरान से बातचीत कर सके। लेकिन एक तरफ ये बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। और यासिर आपको बता दूं कि ट्रंप का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने तेहरान के मकीनों से, जिनकी तादाद 3 लाख बताई जाती है, उन्हें तेहरान का तखलिया करने का इंतबा दिया है और कहा कि आप फौरी निकल जाओ। जबकि ईरान, आप देखेंगे कि ईरान और इसराइल का ये मामला है, तो फिर अमेरिका इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? अमेरिका क्यों इलाके में अपनी फौजी ताकत में इजाफा कर रहा है और तैयारे रवाना कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका अमन नहीं चाहता और इसराइल
इसराइल दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। तो बहरहाल हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और उन्हें बताते हैं कि इसराइल की ताज़ा तरीन कार्रवाई में एक और ईरान के सीनियर कमांडर अली शादमानी शहीद हो गए हैं, इस बात का दावा किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान अब रहबर आला अली खामनेई को निशाना बनाएगा इसराइल? देखिए, जिस तरह से बातें की जा रही हैं, जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि इजराइल ने और क्या बोलते हैं अमेरिका ने ये तय किया है कि अब उनको निशाना बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने अभी बोला कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो है बैठ करके बात करेंगे। हम दोनों ही एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे जिसमें हमने ये बात कही थी कि जो अमेरिका ने अपने लोगों को वहाँ से वापस खींच लिया है कि इजराइल ईरान पे कभी भी हमला कर सकता है। तो ये चीज़ उस वक्त क्यों नहीं की गई? अगर आपको पता था कि इजराइल हमला करेगा तो उसी वक्त आपको इजराइल को चुप कराना चाहिए था और दोनों देशों को बैठ करके बात करनी चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब जब हमला किया उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई हो रही है उससे नो डाउट एक डर का माहौल पैदा हो गया। जिस तरह से जो तबाही हुई है तेल अवीव की, इजराइल की, वो सबके सामने। इसको देख करके ही ट्रंप कल जब वहाँ पहुँचे थे कनाडा में, तो आपने ये देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कितने सारे हेलीकॉप्टर्स उनके एरोप्लेन की सुरक्षा में लगे हुए थे, सिक्योरिटी में लगे हुए थे। उसके बाद फिर ट्रंप वहाँ से वापस जाते हैं, वो ये कहते हैं कि तेहरान में जितने भी लोग हैं वो सारे तेहरान को खाली कर दें। अब इसका मतलब ये भी सामने आ रहा है कि शायद अमेरिका अब डायरेक्टली आकर के, अभी तक वो सिर्फ साथ दे रहा था इसराइल का, लेकिन अब वो डायरेक्ट आकर के इस युद्ध में कूदेगा, इस वार में कूदेगा और उससे नो डाउट इसराइल इनका भी नुकसान ही होगा। जी हाँ, अमेरिका भी नुकसान होगा। बिल्कुल, जिस तरह से ईरान इस वक्त बिल्कुल भी बिना डर के, आप देखिए कल जो एक वीडियो वायरल हुई थी, एक खातून जो टीवी पे बैठ करके प्रोग्राम कर रही थी, उसी वक्त जो वहाँ पे अटैक हुआ था उसके बाद उनके हाथ तक नहीं कांपे थे। वोट के गई और 15 मिनट के बाद वो दूसरे प्रोग्राम में आकर के बैठ गई थी। तो इससे ये साबित हो रहा है कि वहाँ के लोग भी डर नहीं रहे। और ये जो बात अब की जा रही है कि हम बैठ करके बातचीत करके इस मसले का हल करेंगे, तो यही बातचीत आप 2023 में अक्टूबर के बाद जो चीज़ें शुरू हुई हैं गाजा में, आपने वहाँ क्यों नहीं की? आप वहाँ पे भी ये बोल सकते थे कि इस सीज़फायर को, इसमें सीज़फायर किया जाए। हालांकि सीज़फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने गाजा पे हमले जारी रखे। तो उससे यही सामने आ रहा है कि इस वक्त आप भी डरे हुए हैं और आप उस डर के हिसाब से बात करें। अभी जिस तरह कल भी एक वीडियो, एक क्या बोलते खबर वायरल हुई थी कि नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान अब ट्रंप को मरवाना चाहता है। मतलब आप ये देखिए कि वो इतना हड़बड़ा गए हैं कि उनके वो उल्टे सीधे बातें करने लगे। बहरहाल आप जैसे ट्रंप की बात की नाज़रीन, आपको बता दूं कि ट्रंप अब 79 ईयर्स मुकम्मिल कर चुके हैं, इस यानी 80 साल में दाखिल हो चुके हैं। तो ऐसे में उनकी ज़हनी हालत पर भी आप देख सकते हैं, उनके जो बयानात होते हैं उसमें तसाद भी दे सकते हैं, उनके कौल और फ़िल में तसाद दे सकते हैं। और अब तो हाल ही हो गया है कि अमेरिका में जो गैर क़ानूनी तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा ऑपरेशन या कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि तालीमी इदारों पर धावे किए जा रहे हैं, पकड़ यानी लोगों को पकड़ा जा रहा है, डिपोर्ट करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और गैर कानूनी तारकिन वतन की बहुत ही तौहीन की जा रही है, जिसमें हमारे हिंदुस्तानी तारकिन वतन भी शामिल है और हमारे वज़ीर आज़म है कि बिल्कुल खामोश हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डालकर हिंदुस्तानियों को अमरीकी जो फौजी जहाज़ होते हैं उसमें रवाना किया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कितनी बेशर्मी की बात है कि हम खामोश रहे। लेकिन क्यूबा जैसे छोटे मुल्क ने एतराज़ किया और कहा कि खबरदार, आप हमारे शहरियों के साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रख सकते और हम अपने जहाज़ में, हम अपने तैयारों में हमारे शहरियों को वापस ले जाएंगे और आप इस तरह की जहमत ना करें और ना ही इस तरह की गुस्ताखी हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन एक तरफ हमारे मोदी जी है, बहुत ही खामोश रहते हैं, बेचारे खामोश है। और वो कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह कहते थे, यानी खामोश वज़ीर आज़म कहते थे। अब पता चल रहा है कि कौन खामोश है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह की जो खामोशी थी वो एक दानिशवराना खामोशी थी और ऐसी खामोशी थी जो बहुत गैर मामूली शख्सियतों की अलामत होती है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह मणिपुर में तबाही और बर्बादी हुई और वहाँ पर किस तरह ख़वातीन की इस्मतों को तार तार किया गया और हमारे वज़ीर आज़म ने किसी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया और बोले भी तो चंद सेकंड्स के लिए बोले। और कब बोले? तकरीबन 79 डेज़ के बाद। तो अब ये है हमारे वज़ीर आज़म। तो बहरहाल इसराइल की बात कर रहे थे, तो आपको बता दें कि इसराइल ने दावा किया है कि हमने एक ईरान के सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद कर दिया
दिया है, इस तरह की बात की है। तो दूसरी तरफ आपको बता रहा हूँ, एक तरफ तेहरान में बड़े धमाके सुने जा रहे हैं तो तल अवीव भी महफूज नहीं है, वहाँ पर सायरन बज रहे हैं और ईरान ताबड़तोड़ हमले करता जा रहा है। ईरान के इन हमलों से इसराइल और अमेरिका की नींद हराम हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इसराइल ने ईरान के वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ को कत्ल करने का भी दावा कर दिया है। और दूसरी तरफ इसराइल में हलाकतों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और अब ईरान ने कह दिया है कि हम ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप परेशान हो गए हैं कि आखिर ईरान क्या करेगा। तो बहरहाल उन्होंने वार्निंग दे दी है तेहरान, अब आप वार्निंग दे रहे हैं तेहरान के मकीनों को कि आप वहां से निकल जाएं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका भी इस जंग में पूरी तरह कूद पड़ना चाहता है। वैसे भी अमेरिका मिलिट्री रिफ्यूलिंग जो जहाजें होते हैं वो वहां पर रवाना कर रहा है मशरिक़ वस्ता में, और उसके जो बहरी बेड़े हैं वहां पर पहले से ही मौजूद है, उनकी तादाद में भी इजाफा करने वाला है। और ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान किसी सूरत में न्यूक्लियर हथियार नहीं बना सकता और ना ही रख सकता है। तो आप रख सकते हैं, इसराइल रख सकता है, ईरान नहीं रख सकता। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से जो अभी बयानात सामने आ रहे हैं, G7 की जो समिट हो रही है उसमें भी यही कहा गया था कि इसराइल क्या बोलते हैं, ईरान जो है इस तरह के हथियार नहीं रख सकता है और इसराइल को अपनी सुरक्षा करने के लिए अटैक करना सही है। अपनी सुरक्षा में वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसराइल ने सबसे पहले अटैक किया ईरान पे। जी हाँ। और उसकी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले हो गई थी। जी हाँ। उसके बाद ये भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ से ये बयान सामने आया कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। देन फिर अब वो G7 समिट में आए, उसके बाद वो बीच में ही छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचे हैं और ट्रंप उससे पहले निकल के चले गए। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से ट्रंप अभी तक ये कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी है, सीज फायर करवा दिया है, तो अब अगर ये वहाँ पे इनकी मुलाकात हो जाती तो शायद हिंदुस्तान की मीडिया जो थी या हिंदुस्तान के जो कुछ चंद गैरतमंद पत्रकार हैं वो बीजेपी से या देश के प्रधानमंत्री से सवाल करते कि आपकी जब वहाँ मुलाकात हुई थी तो आपने इस बात की वहाँ पे इसको क्लियर क्यों नहीं किया। लेकिन अब अफसोस ये था कि वो पहले ही चले गए, ये बाद में पहुंचे हैं, तो ये चीज़ यहीं पे फिर ख़त्म होगी और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप का हमेशा यही कहना रहा है कि जिस तरह हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार रुकवाई थी उसी तरह हम इसराइल और ईरान की वार रुकवाएंगे। ये कल तक का उनका बयान था, लेकिन आज जो बयान सामने आया है उसमें ये कहा गया है कि अब जो है तेहरान के लोग वहाँ से हट जाएं। लेकिन सर जिस तरह से इसराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है तो तेहरान में जो हिंदुस्तानी लोग रह रहे हैं, भारतीय दूतावास ने भी वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया है और ये भी कहा गया है भारतीय दूतावास की तरफ से कि अभी जो है वहाँ के कुछ लीडर्स हैं जिनके हम कनेक्शन में हैं, कनेक्ट हैं उनसे, और वो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, उनको हम सेफ जगह पे ले जा रहे हैं। तो एक तरह से ये भी देखा जाए कि इस वक्त जो ईरान में या तेहरान में जो हिंदुस्तानी हैं उनके लिए भी कोई आसान चीज़ नहीं वहाँ पे रहना। और जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं तेल अवीव में, अभी ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल में भी कुछ लोग हिंदुस्तानी हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ की आवाम जो है वो खुद भागने की कोशिश कर रही है। और कल से या 3 दिन पहले से जो वीडियोज़ बाहर आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि वहाँ की जो आवाम है वो नो डाउट बहुत ही बुज़दिल है, वो जिस तरह से भाग रहे हैं अपने देश को छोड़ करके। और आप देखिए कि किस तरह से एयरपोर्ट पे और रोडों पे कतारें लगी हुई हैं, जाम हो गया है। तो उससे यही चीज़ सामने आ रही है कि वहाँ के आवाम भी परेशान है और वहाँ के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि हिंदुस्तान इजराइल को सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये एक सवाल बहुत अहम है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि जो आरएसएस की पॉलिसी है, बीजेपी की पॉलिसी है, वो हमेशा महात्मा गांधी की पॉलिसी के खिलाफ रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी के खिलाफ रही है और दूसरी जो कांग्रेसी हुकूमतें थी उनके खिलाफ रही है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो इसराइल की मजम्मत की थी, लेकिन वो अपने पुराने लीडर्स के भी साथ नहीं है। तो इसका मतलब अभी जो 2014 से एक नए भारत की जो कामना की जा रही थी पहले से, जो अभी बात की जा रही, तो इसका मतलब ये वही नया भारत है कि आप जो भी ताकतवर है आप उसके साथ चले जाइए, बशर्ते वो मुस्लिम देश ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात अहम बात बताता हूँ कि इसराइल और अमेरिका कभी किसी के थे और ना कभी किसी के होंगे। इसराइल हर किसी को धोखा देता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और अमेरिका किसी का दोस्त नहीं हो सकता, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। आप देखिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कभी माय फ्रेंड कह रहे हैं और नमस्कार ट्रंप कहते हैं, कभी कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, आप एक बड़े ओहदे पर, एक बावकार ओहदे पर, वो भी
कोई मामूली मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं है, आप हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हैं, और वज़ीर आज़म रहते हुए आप जाकर अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार कहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहते थे, अफसोस की बात है। तो प्रचार करने गए तो उसके बाद क्या हुआ? क्या हो गया? प्रचार जाकर अचार हो गया है, मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। आप अंदाजा कीजिए कि आप उसे मनवा नहीं सके, आप ये बता नहीं सके कि हिंदुस्तानी जो अमेरिका की तामीर में अहम हिस्सा अदा करते हैं, उनके खिलाफ जिस तरह का नस्ली तासुब वहां बढ़ता जा रहा है। अब हाल ये हो गया है कि हाल ही में एक तस्वीर, एक वीडियो एक सनअतकार ने ट्वीट किया था, एक्स पर शेयर किया था, जिसमें एक हिंदुस्तानी को पटक कर आप देखेंगे कि बड़ी बेरहमी से उसे दबाया जा रहा था। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, और आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो भी बिल्कुल नाकाम रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सारा हिंदुस्तान कह रहा है, सारी अपोजिशन जमातें कह रही हैं। कम से कम अपनी छवि को बचाने के लिए कम से कम आप फलस्तीनियों की तायीद करते, इंसानियत के नाते तो करते। अगर इंसानियत ना हो तो फिर समझिए कि आप इसराइल के खैमे में जा सकते हैं, और आप पहले से ही इसराइल के खैमे में हैं। लेकिन याद रखिए, बहैसियत इंसानियत हमें इस फलस्तीन की मदद करनी चाहिए। गांधी जी ने मदद की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तायीद की थी, इंदिरा गांधी ने तो यासर अरफात को अपना भाई बनाया था, और आप है कि नेतन्याहू को अपना भाई बना रहे हैं। लेकिन ये भाई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें अपने मफादात की फिक्र होती है, किसी के मफादात की फिक्र नहीं होती। तो बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे, ट्रंप 79 ईयर्स के हो चुके हैं, और आप अंदाजा कीजिए कि 79 ईयर्स में उनकी जो ज़हनी हालत है वो किस कदर बेहतर है। बेहतर आप समझ रहे होंगे, इशारा अक्लमंद को इशारा काफ़ी। तो बहरहाल अब 79 ईयर्स के हो चुके हैं, और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उनकी क़यादत में, हर तरफ जंग के बादल छाए हुए हैं। तो आपको बता दूं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी कीमत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और अब $73 फी बैरल कीमत हो गई है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर ये कीमत बढ़कर 79 हो जाएगी। ट्रंप की जो उम्र है, अब तो वो 80वें साल में दाखिल हो गए हैं। तो बहरहाल हो सकता है कि अब ये अमेरिका में अब तक 7 बूढ़े सदर आए हैं, जिनमें सबसे बूढ़े जो हैं, सबसे ज़ईफ जो हैं, वो ट्रंप है। तो ये उम्र में जो है सोचने, समझने और कहने और बात करने, यहाँ तक कि अपना मौक़िफ़ का इजहार करने, अपना फैसला करने में मुश्किलात पेश आती हैं। डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, और ट्रंप के साथ क्या मामला होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक मशरिक़ वस्ता में अपना कासिद रवाना करने का सवाल है, अब ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि वो स्टीव विटकॉफ या फिर नायब सदर JD वेंस को रवाना करेंगे, और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत का एहतमाम किया जाए। आप एक तरफ ईरान से बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसे निशाना बनाते हैं, यहाँ तक कि अब तेहरान में जो 3 लाख लोग हैं उनको तख्लीक की वार्निंग देते हैं। आखिर है क्या? देखिए, आपने बोला ना, अभी 79 ईयर्स के बाद इंसान की मेंटलिटी क्या हो जाती है, तो शायद वही चीज़ें कि आप कह करके चीज़ भूल जाते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ बोलते हैं। जी। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि बातचीत हो बैठ करके, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि तेहरान के लोग जगह खाली कर दें। जी हाँ। तो जो अपने घर में रह रहे हैं वो अपनी जगह खाली करके कहीं और चले जाएं, क्योंकि हम वहाँ पे आकर के हमला कर सकते हैं, ऐसे अभी इम्कानात हैं। अभी आपने बात की कि ट्रंप 79 ईयर्स के हो गए। एक और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 75 ईयर्स के होने वाले हैं। बीजेपी की RSS की तरफ से एक लिस्ट बनाई गई थी कि 75 के प्लस में जाकर के कोई अगर होता है तो देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, यानी 17 सितंबर 2025 को वो हो जाएंगे। अब ये देखना है, क्योंकि हम ही लोग एक बार बात कर रहे थे कि वो जब RSS के ऑफिस गए थे तो शायद वो एक्सटेंशन के लिए गए हुए थे। जी। और क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो वहाँ पे गए थे। वैसे भी उम्र जब बढ़ती है तो अच्छे कामों से बढ़ती है, लोगों के साथ रहमदिली से पेश आने से बढ़ती है, इंसानियत नवाजी से बढ़ती है। आप खातिरों की अगर तायीद करते हैं तो उम्र नहीं बढ़ती, ये याद रखिए। जालिमों की तायीद करते हैं तो उम्र नहीं बढ़ती, और गरीबों पर, मजलूमों पर, कमज़ोरों पर जुल्म करते हैं तो उम्र नहीं बढ़ती। तो बहरहाल उम्र की बात में बात करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताते हैं यासिर कि अब जो हमले हो रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले 3-4 दिन मशरिक़ वस्ता के लिए, ईरान के लिए और इसराइल के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होंगे, सारी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होंगे। वैसे भी हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद में आपको बता दें कि GHMC ने अब इस बात का फैसला किया है कि जो गैर कानूनी इमारतें हैं या जो कवायद हैं या कवायद व ज़वाबित हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए अगर इमारतें जो परमिशन लेते हैं, यानी 2 मंजिला 3 मंजिला की परमिशन लेते हैं, 5-6 मंजिला इमारतें ठोक देते हैं या तामीर कर लेते हैं, तो ऐसी इमारतों के खिलाफ या उनके मालिकिन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन मंजिलों को या उन फ्लोर्स को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये काम हैदराबाद के जो GHMC कमिश्नर है उन्होंने हाईकोर्ट अहकामात के पेश नज़र ये हुक्मनामा जारी किया है, और कमिश्नर RV करानन जो हैं ने इस ज़िमन में ढांचे
जो जब्त करने के लिए एक सर्कुलर भी जारी किया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि शहर में चाहे किसी हिस्से में जाएं, वहाँ पर गैर कानूनी इमारतों का जंगल नज़र आएगा। बिल्कुल सही सर, जिस तरह अभी ये GHMC ने किया है, उसी तरह कल हाइड्रा ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी लोग यहाँ पे मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो फ्लैट किस जगह पे बना हुआ है। अगर वो उनके क्षेत्र में आता है जहाँ पे हाइड्रा कार्रवाई कर रहा है तो वो तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप खड़े होकर कहेंगे कि हमारा घर तोड़ दिया गया। इसके लिए अभी से उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है कि इन जगहों पे या इन केसेस में अगर आपका फ्लैट उसमें आता है अंदर तो उसको तोड़ दिया जाएगा। और जिस तरह आपने अभी बोला कि 3 मंजिला बनाने की इजाज़त होती है लेकिन लोग 6 मंजिला बना देते हैं, तो उस पर नो डाउट गवर्नमेंट को कार्रवाई करनी चाहिए। और लेकिन उसके लिए भी एक वो दिया जाता है कि अगर आपको 6 मंजिला बनाना है तो आप जा करके कलेक्टर ऑफिस रेगुलराइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल रेगुलराइज कर सकते हैं, लेकिन इतना काम करने के लिए कोई नहीं चाहता है। बस बना करके किस तरह से उससे हम और इजाफा हासिल करें, उसके लिए वही जहन में बढ़ता है। और जिस तरह से अभी मौसम बदलने वाला है, बारिश का मौसम आ गया है, तो उस हिसाब से भी देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे अभी जिस तरह आपने बोला कि GHMC ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो GHMC के साथ हाइड्रा को भी, ट्रैफिक पुलिस को भी लगाया गया है कि आप लोग भी जहाँ पे बारिश होती है, बारिश के बाद जहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाता है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके साफ़ कराएं, क्योंकि आने जाने वालों को परेशानियाँ हो जाती हैं। या फिर कुछ ऐसी भी क्या बोलते हैं जगह हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, लोगों के घर में घुस जाता है, उसके लिए भी काम करने को बोला गया है। लेकिन जिस तरह से अभी जो आपने बात कही कि GHMC ने वो किया है कि अगर किसी ने 3 मंजिल से ऊपर मकान बनवाया, 6 मंजिला बनवाया, तो अपने जब्त में ले लिया जाएगा, तो उसको तोड़ा जाएगा या फिर GHMC के हवाले कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि GHMC उसे जब्त कर लेगी और जब रेगुलराइजेशन का वक्त दिया जाता है तो तभी हमें रेगुलराइज कर लेना चाहिए बिल्डिंग्स को, कुछ पैसे रकम देकर, तो इससे आप बच सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको फिर बताता हूँ कि GHMC हैज़ डिसाइडेड टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन इन वायलेशन ऑफ द अप्रूव्ड प्लान, यानी मंजूरा जो प्लान है उसके खिलाफ वर्जी करते हुए अगर कोई तामीर होती है, यानी आप 3 मंजिला इमारत का परमिशन लेते हैं और बदला देते हैं 6 मंजिला, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस ज़िम्मन में आपको बता दूं कि जहां तक ढांचे जब्त करने का सवाल है या स्ट्रक्चर जब्त करने का सवाल है, उस सिलसिले में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। तेलुगु अखबार में भी ये बात आई है। और इसके बाद इस ज़िम्मन में ख़ास तौर पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यानी जो तरीक़ेकार होता है, वो भी जारी कर दिया गया है। और इस सिलसिले में कमिश्नर GHMC ने GHMC की जो कानून एक्ट है 461A उसका हवाला दिया है। और नाज़रीन आपको बताना ज़रूरी है कि हालिया अरसे के दौरान हाईकोर्ट ने शहर में यानी GHMC के हुदूद में गैर कानूनी इमारतों में बड़ी तेज़ी से इजाफे को लेकर तशवीश का इजहार किया था और तनकीद का निशाना बनाया था। बिल्कुल सही सो, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त इलीगल इमारतों की अगर बात की जाए तो अभी दिल्ली में एक एरिया है जहाँ पे कुछ इमारतें तोड़ी गई थी। जी। उसमें ये कहा गया था, जो बयान सामने आया था कि यहाँ पे जब 2-3 लोगों ने मकान बनाया था, ये बहुत साल पहले की बात है, लेकिन उसके बाद लोगों ने, उनकी खानदान में लोग बढ़ते गए और वो मकानात भी बढ़ते गए। तो इसी वजह से कोई भी गवर्नमेंट है अब वो पहले से ही आपको एक नोटिस दे रही है कि जो इलीगल मकान बनाएगा उसको तोड़ दिया जाएगा, ताकि बाद में फिर एक इमोशनल टच भी होता है। आप जिस जगह रहते हैं वहाँ से आप जुड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होती है और आप कहीं ना कहीं बेघर होते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो जो हुकूमतें अच्छा काम कर रही हैं, उनमें सबसे पहला काम यही कर रही हैं वो कि आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी वजह से, अगर वो इलीगल है तो आप उसे लीगल करवाने की पूरी कोशिश करें। और अगर बिल्कुल रेगुलाइज कराएं। और अगर यहाँ की बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा की अगर वो किसी भी उसमें आता है जहाँ पे हाइड्रा अपना बुलडोज़र चला सकता है, तो उसको भी कहा जा रहा है कि आप लोग ऐसी जगहों पे मकान ना खरीदें, ना मकान बनवाएं, क्योंकि बाद में फिर हाइड्रा का बुलडोज़र आके आपका मकान तोड़ेगा। उसके बाद काफ़ी सारी अपोजिशन को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं उसमें बात करने के लिए।
और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक मकान का सवाल है, मकान यूँ ही नहीं बनता, वह इंसान सारी ज़िंदगी खपा देता है, जब तो नहीं जाकर एक ज़ाती मकान का वो मालिक बनता है और फिर थोड़ी ज़िंदगी रहती है, फिर उसका मकान तो आप देखेंगे कि एक मुस्तकिल मकान होता है जिसे क़ब्र कहा जाता है। तो इंसान को क़ब्र का भी सोचना चाहिए, अपनी उस ज़िंदगी, दायमी ज़िंदगी का सोचना चाहिए जो हमेशा रहने वाली है। ये ज़िंदगी तो हमेशा नहीं रहने वाली है। नहीं, एक चीज़ सॉरी सर, एक चीज़ और है कि जब आप मकान, कहीं ज़मीन खरीद रहे होते हैं, मकान खरीद रहे होते हैं, उससे पहले भी आपको एक सर्वे करवाना चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि ये किस हिसाब से बना हुआ। आप वहाँ के कलेक्टर ऑफिस में जाकर के पूछें, ताकि आप वो मकान या ज़मीन खरीद लेते हैं, उसके बाद सरकार आती है, सरकार के लोग आते कहते हैं इलीगल है, तो आपने तो लीगली खरीदी है, बट आपको बेचने वाला इलीगल बेच रहा था, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा सावधानी बरतें तो वो मकान बच भी सकता है आपका। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की आबादी 142 से लेकर 144 करोड़ हो चुकी है, लेकिन आपको हैरत होगी कि जो डॉक्टर्स सालाना हमारे कॉलेजेस से निकलते हैं उनकी तादाद 1,38,044 होती है। तो ऐसे में हुकूमतों को चाहिए कि मंदिर मस्जिद करने की बजाय, हिंदू मुस्लिम करने की बजाय, कम अज़ कम अस्पतालों की तामीर पर तवज्जो दें, कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की तामीर पर तवज्जो दें। क्योंकि हिंदुस्तान में आपको जानकर रहता होगी कि जुमला जो कॉलेजेस है उनकी तादाद सिर्फ 780 है। 780 में से 427 तो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं और 352 जो हैं 352 खानगी मेडिकल कॉलेजेस है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जहां तक सीट्स का सवाल है, तकरीबन 59,728 नशिस्तें हैं MBBS की, और 352 जो खानगी कॉलेजेस है उसमें 58,316 नशिस्तें हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो किस कदर नाकिस है। आप ये देखिए कि हर जगह जहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले होते हैं वहाँ पे एम्स का शिलान्यास किया जाता है, पत्थर रखा जाता है, और उसके बाद वो एम्स आज तक बन पाया है कि नहीं? जी। 2014 के बाद से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कितने सारे एम्स बनने की बात की गई, बिहार में कितने सारे एम्स बनने की बात की गई, कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनने की बात की गई, लेकिन अभी तक वो जहाँ के थे वहीं पड़े हुए हैं। और ये पेपर पे ये दिखाया जाता है, अपने मैनिफेस्टो में दिखाया जाता है कि हमने इतने हॉस्पिटल्स यहाँ पे बनवाए हैं, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे बनवाए हैं, लेकिन जब आप ज़मीन पे उतरेंगे तो वहाँ पे खंडर पड़ा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, और इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।